90 डेज सीरीज में आज है हमारा 15th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के उन टॉपिक्स के बारे में जो पिछले लेक्चर में छूट गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 15th लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले होता है माउथ। माउथ जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है टिथ, दूसरा होता है टंग, तीसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। जो टिथ होता है वो इन खाने को च्यू करने के लिए या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए जाना जाता है। ये क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटते जाता है। फिर आता है हमारा टंग। ये टंग खाने को मिक्स करती है, ताकि जो इधर उधर घुमाकर पूरी तरह से किस में मिक्स करती है, सलाइवा में, जो कि एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। और इसमें मिक्स कर कर ये रफ फूड को थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं, ताकि जो हमारा ये ईसोफेगस है इसमें आराम से ये खाना नीचे जा सके या हम उस खाने को निगल पाएँ, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान ना हो। फिर आता है हमारी मेन ग्लैंड्स यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करती है, एक तरह के हार्मोन यानी कि सलाइवा को रिलीज करती है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन सब होता है, और उसको डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है, सलाइवा। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह के बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं या सपोर्ट करते हैं। फिर बात करते हैं अगले ऑर्गन की। तो अगला ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ये एक तरह का पाइप जैसा ऑर्गन होता है जिसमें से खाना नीचे जाता है, जिसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड इनटू द food pipe esophagus with the action of the tongue. The walls of esophagus contract and expand to help the food move down the pipe into the stomach. This expansion and contraction movement is called peristalsis. अब जो ये ईसोफेगस होता है ये एक तरह का पाइप होता है। ये खाने को जब अंदर हम निगलते हैं, माउथ से जब अंदर खाना जाता है तो उस समय ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सपांड करने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एक्सपांड भी करता है। जैसे जैसे यहाँ पर अगर खाना आया तो ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या होता है, एक्सपांड हो जाएगा, जिससे खाना नीचे हमारे स्टमक तक आसानी से जा सकता है। इसी की मदद से हम हमारे खाने को कहाँ पहुँचाते हैं, स्टमक में पहुँचाते हैं, जहाँ पर रियल डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्टमक की। तो स्टमक एक तरह से छोटा सा हिस्सा होता है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टमक होता है, जो हमारे खाने को स्टोर करता है। ये 7 से 8 घंटे तक हमारे खाने को स्टोर करके रखता है, जिसमें HCl नाम का एक लिक्विड रिलीज होता है जो खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस द food enters the stomach where a variety of juice act on it. The food is churned into the stomach for about 3 to 4 hours where a semi-solid paste is formed. The stomach wall contains 3 tubular glands in it. The glands present in this wall of stomach secrete gastric juices. अब ये बहुत सारे जूसेस यानी कि HCl या बाइल जूसेस को रिलीज करते हैं, जो हमारे खाने को कहाँ पर, स्टमक में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो हमारा जो 3-4 घंटे यहाँ पर खाना रहता है वो खाना क्या लगातार घूमता रहता है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और सेमी सॉलिड में बदल जाता है, यानी कि हल्का सा लिक्विड फॉर्म में और हल्का सा सॉलिड फॉर्म में। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब यहाँ पर जो एंजाइम रिलीज करता है ये स्टमक या आसपास की जो ग्लैंड इसमें मदद करती है वो कौन कौन सा होता है। पहला होता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में जाना जाता है, और ये हमारे लिए डाइजेस्टिव एसिड के रूप में काम करता है, जो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है या उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। चर्न्ड मतलब तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, और उसके बाद में ये खाना कहाँ जाता है, हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम। तो पहले यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ जो करता है वो सबसे पहला काम करता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है ये हर तरह के बैक्टीरिया को मार देता है। क्या करता है, हर तरह के बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारे खाने के साथ में आता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक रूप में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा खाना अगर बेसिक वगैरह होता है तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको एसिडिक रूप में कन्वर्ट कर देता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन, द एंजाइम पेप्सिन वर्क इन दिस एसिडिक मीडियम टू डाइजेस्ट द protein present in the food to convert it into smaller molecules. This protein digestion begins in the stomach. फिर ये जो एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का, वो एंजाइम क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म करता है। इसलिए जब ये एसिडिक हो जाता है, किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, तो वहाँ पर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पर स्टार्ट होता है, पेप्सिन की वजह से, स्टमक में। फिर आता है म्यूकस। ये म्यूकस एक तरह की लाइनिंग होती है जो हमारे स्टमक को प्रोटीन करती है, क्योंकि जैसे जैसे एसिड यहाँ पर रिलीज होगा वैसे वैसे ही हमारे पेट में जलन होगी और हमारे पेट की जो लाइनिंग होगी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो उसको वापस से बनाए रखने के लिए म्यूकस नाम का एक सब्सटेंस यहाँ पर रिलीज होता है जो लगातार हमारे स्टमक के जो ऊपर की लेयर होती है उसको बनाता रहता है, जिससे हमारा स्टमक एसिडिक होकर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है और ये हमें बचाए रखता है। इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड द लाइनिंग ऑफ द स्टमक विल बी डिग्रेडेड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। तो यहाँ पर अगर ये म्यूकस नहीं रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है उसकी लाइनिंग धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ख़त्म होने की वजह से हमें छाले हो जाएंगे पेट में, अल्सर जिसे बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा जलन होगी, खून निकलेगा और हम प्रॉपर खाने को खा नहीं पाएंगे। और जैसे ही हम कोई तीखी चीज़ खाएंगे तो हमें बहुत तेज़ी से जलन होने लगेगी। फिर आता है हमारा मेन पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। This partially digested food in the stomach now move forward into small intestine. The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which releases it in small amount into the small intestine. The small intestine is the largest part of the alimentary canal. It is called the small intestine because it is very narrow. अब यहाँ पर बात करते हैं जो स्टमक से हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी मदद से, एक स्फिंक्टर मसल होती है। स्फिंक्टर मसल यानी कि इन दोनों के बीच में एक मसल होती है जो क्या करती है, इस खाने की स्पीड को कम ज़्यादा करती है। जैसे यहाँ पर है ये यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल पाई जाती है जो खाने को वॉल्व की तरह कम ज़्यादा, अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसको कम कर देती है और ज़्यादा कम जा रहा है तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके आगे बढ़ा देती है। अब ये स्फिंक्टर मसल क्या करती है, खाने को वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में नहीं जाने देती। ये एक तरह से ऐसा वॉल्व होता है जो चीज़ों को आगे जाने देता है, पीछे नहीं जाने देता। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का या एलिमेंट्री कैनाल का, पर इसे इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा पतला एक पाइप जैसा होता है जो बहुत ज़्यादा लंबा तो होता है पर बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो दो ग्लैंड से क्या हासिल करता है, हार्मोन्स एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से वो खाने को डाइजेस्ट कर पाता है। पहला होता है यहाँ पे लीवर, दूसरा होता है पेनक्रियाज। ये दोनों की दोनों ही ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पर खाने में हार्मोन्स को मिलाती है या एक तरह के सब्सटेंस को मिलाती है जो क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। द लीवर सिक्रेट बाइल जूस विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गेल ब्लेडर एंड इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड. Bile perform two functions. It provides an alkaline medium for the acidic food from
food coming from the stomach for the pancreatic enzymes to act on it, while salts break down the fats present in food into smaller globules, making it easy for the pancreatic enzymes to act and digest them. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एक तरह का बाइल जूस रिलीज करता है जो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, जो कहाँ पर स्टोर होता है, गेल ब्लेडर में। ये दो तरह के काम परफॉर्म करता है। जो बाइल जूस लीवर रिलीज करता है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। वो सारे के सारे मीडियम को एसिडिक से एल्कलाइन में बदल देता है, एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम में बदल देता है, ताकि ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो प्रॉपर काम कर पाए और फूड को और भी डाइजेस्ट करने में मदद कर पाए। जो वॉयल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, फैट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, जो बाद में ईजी हो जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देता है, स्मॉल पार्ट में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है, तो ये डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाते हैं। और ये सब कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जो कहाँ से आता है, पैनक्रियाज से। पर ये जो एंजाइम है, जो पैनक्रियाज, इस एंजाइम के लिए मदद कौन करता है, वाइल जूस। अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड नहीं करेगा तो पैनक्रियाटिक एंजाइम उनको डाइजेस्ट करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे और उनके लिए ये टफ जॉब होगी। पर ये उसके लिए इजी बना देता है, कौन, बाइल सॉल्ट या वाइल जूस। फिर बात करते हैं यहाँ पे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पैनक्रियाटिक amylase, trypsin, lipase. The enzyme amylase break down starch, the trypsin digest protein और lipase break down emulsified fats. अब यहाँ पे जो पैनक्रियाज होता है ये तीन तरह के जूसेस को रिलीज करता है। पहला होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, फिर होता है ट्रिप्सिन लाइपेज, और जो अमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, प्रोटीन को। और जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ने में मदद करता है। और जो पैनक्रियाज होता है वो यहाँ पाया जाता है, कहाँ पर, स्टमक के जस्ट नीचे साइड में, वहीं पर, और ये इस तरह से दिखाई देता है। और लीवर हमारा ऊपर पाया जाता है, स्टमक के जस्ट ऊपर। और ये दोनों के दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे कनेक्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ, यहाँ पर। फिर अगला टॉपिक हमारा वो है यहाँ पर जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो द एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ग्लूकोज के रूप में तोड़ देते हैं, और जो प्रोटीन होता है उनको किस में बदल देते हैं, अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड फैट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, फैटी एसिड में बदलने में मदद कर देता है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना लेता है। फिर आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड फूड बिकम वेरी small and can then be absorbed by the walls of the small intestine and move further into our blood. अब ये जो खाना होता है ये बहुत छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो क्या करती है, खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन होता है वहाँ पर एक तरह की उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम विली कहते हैं। इस तरह का, ये देखिए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ज़्यादा जगह बढ़ा देता है, क्योंकि इतनी सारी फिंगर्स होगी तो सारी की सारी जगहों पर वहाँ पर क्या होता है, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस होती है उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और इसीलिए जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि विलीज होती है वो क्या करती है, इस
को बढ़ा देती है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द डाइजेस्टेड फूड रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स असिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर जो खाना डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कहाँ चले जाता है? ब्लड स्ट्रीम्स में। ब्लड स्ट्रीम से ये खाना सारी की सारी सेल्स में असिमिलेट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन इन आवर लीवर। अब यहाँ पर जो खाना सेल्स के रूप में चले जाता है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें इस्तेमाल हो जाता है, पर जो खाना यहाँ पर स्टोर नहीं होता है या काम नहीं की होता है, जिसका यूज़ नहीं किया जाता है, वो कहाँ चले जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है, जो धीरे धीरे बाद में हम इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी कि 24 घंटे या 12 घंटे में जो हम एक बार खाना खाते हैं, वो खाने के टाइम पर तब तक जो एनर्जी हमें चाहिए वो ग्लाइकोजन हमें लीवर के द्वारा प्रोवाइड करता रहता है। फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये जो हिस्सा होता है द अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर जाता है। ये एक बहुत बड़ा ट्यूब होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है यहाँ पर आता है और यहाँ से ये खाना इसमें घूमता है। अब जो बचा हुआ खाना होता है या जो बचा हुआ लिक्विड होता है वो सारा का सारा यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बाद में अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट मटेरियल होता है वो एकदम सॉलिड पार्ट में बदल जाता है, जो एगनस के थ्रू, जो एक हिस्सा होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, एनस, उसके थ्रू बाहर हो जाता है एज फेसेस और स्टूल। जो खाना यहाँ पर आता है उसमें से खाना पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा का सारा एनस के द्वारा बाहर हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एजेशन। क्या कहते हैं? ईजेशन। और इसको कौन मैनेज कर रखता है? मैनेज करता है एनल स्फिंक्टर। यानी कि ये यहाँ पर एक स्फिंक्टर नाम की मसल्स पाई जाती है जो छोटी बड़ी होती रहती है, जो कंट्रोल करती है इसके बाहर निकलने या अंदर आने को। तो अंदर तो यहाँ से कुछ आता नहीं है, तो बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको कौन संभालता है? एनस में जो स्फिंक्टर पाया जाता है वो, जिसे हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवर्स। तो अब यहाँ पे जो हर्बीवोर्स है उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हर्बीवर कंज्यूम प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स विच कंटेन सेल्यूलोज इन द सेल वॉल ऑफ देयर सेल्स। Digestion of cellulose in the gut takes a longer time and hence the gut of herbivores is longer than gut of carnivores। अब जो हर्बीवर्स होते हैं उनका ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह या उसका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्निवर्स, क्योंकि जो खाना होता है जो ये खाते हैं उनमें सेल्यूलोज कम होता है, इसलिए इनका इस इंटेस्टाइन क्या होता है? छोटा होता है। पर यहाँ पर इनका बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटेस्टाइन होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसीलिए जो हर्बीवर्स होते हैं उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो कार्निवर्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो सेल्यूलोज से युक्त प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए उनका पूरा का पूरा जो इंटेस्टाइन होता है बड़ा होता है। फिर बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम होता है रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन, जो हम फूड यूज़ करते हैं या फूड हम खाते हैं उसके ब्रेकडाउन को कहा जाता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स। तो जो खाना हम खाते हैं या फूड जो हम इनटेक करते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ब्रीदिंग, फिर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? ब्रीदिंग बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और क्या रिलीज करता है?
कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो फूड होता है उसको और भी छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है, ताकि ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किसके रूप में, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जो कि एक एनर्जी करेंसी होती है सेल के लिए। और ये प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ पर जो ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए होती है चलने फिरने के लिए, जिसे हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं, एटीपी। फिर यहाँ पर रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ब्रीदिंग जो होता है ये सिर्फ ऑक्सीजन का इनटेक करने के लिए जानी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए जानी जाती है। रेस्पिरेशन क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है ताकि एनर्जी प्रॉपर मिल सके। फिर आता है हमारा, ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है क्योंकि ये गैस को एक्सचेंज करता है। ये एक तरह की बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ये ब्रीदिंग ऑर्गन्स को यूज़ करता है, जैसे कि हमारा लंग है जो कि फिल्टर मशीन कहलाता है हमारी बॉडी का, जो बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। और ये सिर्फ सेल्स को ही इन्वॉल्व करता है, इसमें किसी भी तरह के ऑर्गन्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कोई भी ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर बात करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, जो अलग अलग पैथवेज से होकर गुजरते हैं। तो ग्लूकोज जो हमारा होता है 6 कार्बन वाला होता है, वो ब्रेक होकर साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है और क्या बनाता है, पाइरोवेट, जो 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है और साथ में ही बनाता है एनर्जी। अब ये जो पाइरोवेट होता है, ये अगर ईस्ट की प्रेजेंस में या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और अगर लेक ऑफ एनर्जी, जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में एनर्जी अवेलेबल होती है, जो हमारी मसल्स में होता है, ये कहाँ होता है, ईस्ट में। ये होता है हमारी मसल्स में, जहां पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, उसमें क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लूकोज है उनको किस तरह से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम याद होना चाहिए या पूरे का पूरी एक्टिविटी याद होनी चाहिए, जिससे आप 3 से 4 नंबर हासिल कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में प्लांट ऑल्सो यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या दूसरी तरह की उसकी बात नहीं कर रहे हैं रिएक्शंस की, यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पर प्लांट भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है पर कम मात्रा में, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जब वो रेस्पायर करता है। ऑल प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर इंडिविजुअली। यहाँ पर जो प्लांट होता है उसके सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे उसकी रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, ये सब इंडिविजुअल तरीके से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। गैसेज डू नॉट नीड टू ट्रांसपोर्टेड टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओकर्स एट स्लो रेट। अब यहाँ पर सारे के सारे पार्ट उसके खुद ब खुद रेस्पायर कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर गैस को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये बहुत स्लो रेट पर होता है। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डिफ्यूज़न। यहाँ पर जो प्लांट के बीच में ऑक्सीजन का वो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पर आकर इसके स्टेम, रूट
या पत्तियों पर आकर गैस चिपक जाती है और उसको ही वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे कहा जाता है डिफ्यूजन, क्योंकि गैस उसके ऊपर जाकर क्या करती है, चिपक जाती है और उसके अंदर बॉडी में चली जाती है। किसकी मदद से? स्टोमेटा की मदद से, जिसे ओपन स्टोमेटा या क्लोज स्टोमेटा में बांटा जाता है। और जो क्लोज स्टोमेटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए जाना जाता है, और जो ओपन स्टोमेटा होता है ओपन स्टोमेटा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए जाना जाता है, और जो क्लोज स्टोमेटा होता है वो ऑक्सीजन के इनटेक के लिए जाना जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ब्रांच के ऊपर ही चिपक जाता है, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स पर होता है, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन। फिर बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन इन रूट्स की। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब एयर प्रेजेंट इन द सॉइल बाय डिफ्यूजन। तो ये कहाँ से लेती है? ये लेती है सॉइल से। ये कहाँ से लेती है? सॉइल में जो ऑक्सीजन लिक्विड के रूप में डिफ्यूज हुई होगी या उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, उसको एब्जॉर्ब करके या डिफ्यूज कर क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ले लेती है या डिफ्यूजन की मदद से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर आता है रूट्स हैव स्मॉल रूट हेयर्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद द एयर पॉकेट्स इन सॉइल। अब ये देखो, ये जो कहलाते हैं ये है रूट हेयर्स। ये किसके कांटेक्ट में होते हैं? एयर पॉकेट के, जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रूट सेल्स इज एक्सपेल्ड फ्रॉम रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। यहीं से ये एयर भी एब्जॉर्ब करते हैं और यहीं से ये क्या कर देते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देते हैं डिफ्यूजन की मदद से ही। फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम की। तो यहाँ पर स्टेम ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा। तो स्टेम के अंदर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स फ्रॉम रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो हिस्से हैं इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर डिफ्यूजन की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये सारे के सारे प्लांट्स के जो स्टेम के हिस्से होते हैं उन तक इस ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं रेस्पिरेशन की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूज आउट फ्रॉम द स्टोमेटा। अब इसी स्टोमेटा में, जैसे ओपन स्टोमेटा क्या करेगा, बाहर निकालेगा, क्लोज स्टोमेटा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये यहाँ पर भी वही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगी स्टोमेटा की मदद से। इन बूडी स्टेम्स द बार्क हैज लेंटिसेल फॉर गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द wood stem and reaches all inner cells for respiration. Carbon dioxide is diffused out from the same lenticels. अब ये जो बार्क सेल्स होती है या बॉडी स्टेम्स होती है, उन क्या पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं या होल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स। अब ऑक्सीजन आकर इन पर ही चिपक जाती है और इसकी मदद से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स तक, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी की मदद से बाहर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बाहर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो यहाँ पर लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू स्टोमेटा एंड reaches all the cells from respiration. Carbon dioxide also diffuses out from stomata. Respiration occur in leaves during the day as well as night. Photosynthesis only occurs during the day. अब यहाँ पर जो पत्तियाँ होती है, देखिए इनमें ऐसे छोटे छोटे दो क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटास पाए जाते हैं, जिन्हें ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ऑक्सीजन को ये रिलीज कर रहा है, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, उस समय ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसकी मदद से रेस्पायर किया जाता है, और इसकी मदद से यहाँ पर क्या निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं। और जो रेस्पिरेशन होती है
वो रात हो या दिन हो कंटिन्यूस चलती रहती है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रेस्पायर करना कंपलसरी है। बिना रेस्पिरेशन के कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। और प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। किसकी मदद से? स्टोमेटास की मदद से, जो टाइनी पोर्स पाए जाते हैं इनकी पत्तियों पर। और रेस्पिरेशन रात दिन दोनों टाइम चलती रहती है। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की मदद से होती है, इसलिए वो कब होती है? सिर्फ दिन के टाइम पर, रात के टाइम पर नहीं होती है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिसेल्युलर, यानी कि अमीबा में किस तरह का होता है? डिफ्यूजन की मदद से, क्योंकि ऑक्सीजन उसके ऊपर आकर चिपक जाती है और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो किसकी मदद से रिएक्ट करते हैं या रेस्पायर करते हैं? उनकी स्किन की मदद से। ये स्किन को ही अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना लेते हैं। फिर एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस किससे करती है? गिल से रेस्पायर करती है। इंसेक्ट लाइक ग्रास ओपर, कॉकरोच, ये सब टाइनी होल्स जो स्फेरिकल्स कहलाते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जो स्फेरिकल के रूप में जाने जाते हैं, जो ट्रेकिया की मदद से जुड़े हुए होते हैं और इसी की मदद से ये रेस्पायर करते हैं। और ह्यूमंस, हम जैसे या लिजार्ड वगैरह या बर्ड्स वगैरह लंग्स की मदद से करते हैं। जो टेरेस्टेरियल होते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड एनिमल्स, वो सब की सब लंग्स की मदद से क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। फिर आता है यहाँ पे रेस्पिरेशन इन अमीबा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो ये क्या करता है? डिफ्यूजन की मदद से रेस्पायर करता है। ये कहाँ रहता है? पानी में। वाटर हैज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट, तो वाटर के क्या ऑक्सीजन के रूप में डिजॉल्व होती है वाटर में। तो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होती है वो डिफ्यूज हो जाती है किस पर? अमीबा की बॉडी पर, और उसी को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की मदद से। द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल एंड एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज। अब ऑक्सीजन जो इसके अंदर आती है वो सेम प्रोसेस प्रोवाइड करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और एनर्जी से अपनी सारी की सारी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अदर एनिमल्स लाइक पैरामीशियम एंड प्लानेरिया ऑल्सो रेस्पायर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स। तो अदर में जो दूसरे ऑर्गन्स है, जैसे कि पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, ये भी किसकी मदद से रेस्पायर करते हैं? ये भी इसी की मदद से रेस्पायर करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की मदद से ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर कर ही रेस्पायर करते हैं। फिर आता है यहाँ पे रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म कहाँ रहते हैं? ज़मीन में। ये इनकी स्किन की मदद से रेस्पायर करते हैं। इनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा नमी युक्त होती है, पतली होती है, इसलिए इनमें गुड जो ब्लड का सप्लाई होता है बहुत अच्छा होता है और उसी की मदद से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन की मदद से और उसका ही इस्तेमाल पूरी बॉडी में करते हैं ताकि ये रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर पाए। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होती है वो भी ऑक्सीजन की मदद से या स्किन की मदद से ही बाहर निकल जाती है। लीचेस ऑल्सो रेस्पायर लाइक अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। जो लीचेस होती है वो भी ऐसे ही रेस्पायर करती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये अपने स्किन के ऊपर बहुत पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन यहाँ आकर चिपक जाता है और उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको स्किन की मदद से ही बाहर निकाल देती है। फिर लास्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन फिश। आज के लिए लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन फिश। फिशेस है वो स्पेशल ऑर्गन्स ब्रीदिंग कोल्ड गिल्स। अब इनको सांस लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन दिया गया है जो कहलाता है गिल्स। ये फिशेस लिव इन वाटर हैज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। अब ये कहाँ रहती है? नॉर्मली फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या उसमें मिक्स होती है। जब इनकी बॉडी में पानी होता है अंदर जाता है तो गिल्स इनकी जो होते हैं वो क्या करते हैं? पानी के अंदर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जैसे जैसे पानी बाहर जाता रहता है, यहाँ पर पानी अंदर गया यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये जो गिल्स होते हैं
ये क्या करते हैं, सारी की सारी ऑक्सीजन O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। द ऑक्सीजन इज कैरिड विद द ब्लड इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो पूरे के पूरे बॉडी जो होती है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है ब्लड। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉड बैक बाय द ब्लड टू द गिल्स विच एक्सपेल इट इनटू द सराउंडिंग। अब जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमारी यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हार्ट तक कौन पहुँचाता है, ब्लड स्ट्रीम या वेन्स वगैरह। तो ये जो होती है वो भी इसमें जो ब्लड के लिए सारी की सारी सर्कुलेशन सेल्स होती है वो सब की सब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को उसके दूसरे बॉडी पार्ट से वापस ले आती है और यहाँ से उसको बाहर कर देती है। गिल्स कैन नॉट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, सो एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज डाइव एंड टेक आउट ऑफ वाटर। प्राउंस मसल्स, अब हम सब जानते हैं कि मछली जल की रानी होती है और उसको बाहर निकालो तो वो मर जाती है। वैसे ही कोई भी जो गिल होता है, जितने भी गिल युक्त सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें गिल पाया जाता है और उसकी मदद से वो रेस्पायर करते हैं, तो वो जो गिल होता है वो एक स्पेशल टाइप का ही पार्ट होता है जो सिर्फ पानी से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाता है, वो बाहर की ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। इसलिए ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए मछली को बाहर निकलते ही वो मर जाती है। तो आपको हमारा ये 15th लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे 16th लेक्चर में, जिसमें इसी चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे कि उनमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।